हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज टू स्पीड वाला जो मोटर होता है उसका पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा और आप आसानी से जो टू स्पीड कंट्रोल आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर टॉपिक है इसका कंट्रोल और पावर वायरिंग डायग्राम दोनों ही बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। तो पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है और यहाँ पर टू स्पीड का क्या मतलब है। तो देखिए, जो टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है, इस मोटर को हम दो स्पीड में चलाते हैं। कहने का मतलब एक स्पीड जो होता है हाई स्पीड में और दूसरा होता है कम स्पीड में। तो इस प्रकार से मतलब कि मोटर को दो स्पीड में चलाने के लिए हम मोटर के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें परिवर्तन करते हैं। मतलब कि मोटर का जो स्टार्टर होता है इसके पोल मतलब विभिन्न संख्या के पोलों की दो वाइंडिंग होती है। एक कम स्पीड के लिए होता है तथा दूसरा ज़्यादा स्पीड के लिए, और प्रत्येक वाइंडिंग जो होता है अलग अलग सप्लाई से जुड़ा होता है। और जो आपका टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है इसको हम पोल चेंजिंग मोटर अथवा डुअल स्पीड मोटर भी कहते हैं। तो अब आपको हम जो बता रहे हैं उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि यही बेसिक है। अगर आप इसे ही समझ लेंगे तो पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर टू स्पीड वाला मोटर है और इस मोटर का जो वाइंडिंग होता है वो थोड़ा अलग टाइप से होता है, ताकि हम इस मोटर को दो स्पीड पर रन करवा सकें। इसका वाइंडिंग किस प्रकार किया जाता है ये समझना जरूरी है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसका वाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, आप लोगों को पता है कि जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उस मोटर में हम तीन वाइंडिंग करते हैं। पहला होता है आर फेज का वाइंडिंग, वाई फेज का वाइंडिंग और बी फेज का वाइंडिंग। अब देखिए, इन तीनों वाइंडिंग से हमको दो सिरा प्राप्त होता है, या फिर हम कहें कि आप लोगों को पता होगा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें आपसे पूछा जाए कि कितने टर्मिनल होते हैं, तो आप बताएंगे उसमें 6 टर्मिनल होते हैं। तो वही यहाँ पर हम करेंगे। अब जो तीनों वाइंडिंग का हमको दो सिरा प्राप्त होता है, यानी कि U1 U2 V1 V2 और W1 W2, यानी कि 6 टर्मिनल हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इन तीनों वाइंडिंग का जो दूसरा टर्मिनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों वाइंडिंग का जो दूसरा वाला टर्मिनल है इनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि आप इसको चाहे स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्टार में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अब कितने टर्मिनल बचे, हमारे पास अब 3 टर्मिनल बचे। अब यदि हम इन तीनों टर्मिनल पर थ्री फेज पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दें तो इस कंडीशन में क्या होगा, मोटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए कि इस कंडीशन में मोटर जब स्टार्ट होगा तो इसका आरपीएम जो होगा 1500 होगा, यानी कि जो मोटर है हाई स्पीड पर रन करेगा। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि जो थ्री फेज टू स्पीड इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या होता है, एक हाई स्पीड के लिए वाइंडिंग करते हैं, एक लो स्पीड के लिए। तो इस अपने हमने इसको मतलब कि ये इस समय 1500 आरपीएम पर मतलब स्पीड पर है। अब यदि हम इसी मोटर को लो स्पीड पर रन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए इसके स्टेटर में एक और वाइंडिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो सेकंड वाइंडिंग है इसको इस प्रकार से करते हैं ताकि मोटर का आरपीएम जो है वो कम हो जाए। तो इन तीनों वाइंडिंग के इस सिरों को, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, दूसरा वाला पहला वाला पॉइंट है इसका, जो इन तीनों वाइंडिंग के इस वाले पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि स्टार में कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर 3 टर्मिनल प्राप्त होता है। अब यदि इस तीनों टर्मिनल पर केवल फेज सप्लाई को कनेक्ट करें तो इस कंडीशन में जो हम मतलब कि जो मोटर है हमारा उसका आरपीएम कम हो जाएगा, यानी कि मोटर जो है वो लो स्पीड पर रन करेगा। तो यहाँ पर हमको केवल ये समझना था कि जो मोटर होता है उस मोटर के स्टेटर में इस प्रकार से दो वाइंडिंग करते हैं, जिससे कि यदि हम केवल एक वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में मोटर हाई स्पीड पर रन होगा, और यदि हम दूसरे वाइंडिंग को केवल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करें तो उस कंडीशन में मोटर का स्पीड कम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका पावर वायरिंग कैसे करते हैं। देखिए, अब हम इसका पावर वायरिंग डायग्राम देखते हैं। जो पावर वायरिंग डायग्राम है बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पावर वायरिंग डायग्राम में हम आपको बता चुके हैं कि करते क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक टू स्पीड वाला थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पावर वायरिंग डायग्राम में जो टू स्पीड वाले थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसको हम थ्री फेज की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका टू स्पीड वाला थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं थ्री फेज। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर देखिए, ये आपका सप्लाई है थ्री फेज, मान लीजिए L1 L2 L3, या फिर आप RY भी मान सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके बीच में हम एक OLR लगाते हैं। OLR क्यों लगाते हैं, यहाँ पर देखिए हमने एक OLR लगाया है। तो देखिए यहाँ पर हम OLR लगाते क्यों हैं, देखिए यहाँ पर जो ओवरलोड रिले है इसलिए लगाते हैं ताकि हम मोटर को ओवर करंट से प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर हमने अब एक ओवरलोड रिले लगा दिया है। अब ओवरलोड रिले से जो यहाँ से अब पावर सप्लाई, यहाँ से जो पावर सप्लाई जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं ओवरलोड रिले से जो पावर सप्लाई जाएगा उसे हम कॉन्टैक्टर में कनेक्ट कर देंगे। तो कॉन्टैक्टर यहाँ पर हम लगा देते हैं। यहाँ पर आपका एक कॉन्टैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्टैक्टर लगा दिया।
अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर लगा दिया इसको हम मोटर से कनेक्ट कर देंगे। मतलब जो यहाँ पर L1 है, L1 को हम U1 से कनेक्ट करेंगे। डायग्राम थोड़ा तिरछा हो जाएगा, आप लोग सही से बना लेना। यहाँ पर L1 को हम U1 से कनेक्ट कर दिए हैं और जो L2 है इसको हम V1 से कनेक्ट कर देते हैं और जो L3 है इसको हम W1 से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पावर वायरिंग डायग्राम में हमने जो 2 स्पीड वाला 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिए हैं एक ओवरलोड रिले लगाकर। ओवरलोड रिले क्यों लगाए हैं? ताकि यह मोटर को ओवर करंट से प्रोटेक्शन दे सके। अब देखिए यहाँ पर हमने तो हाई स्पीड के लिए हमने मोटर को रन करवा दिया है। मतलब कि अब इस स्थिति में क्या होगा, मोटर हाई स्पीड में रन करेगा। अब अगर हमको इस मोटर को लो स्पीड पर रन करवाना है तो यहाँ पर देखिए 3 टर्मिनल हमको और मिले हैं, U2, V2 और W2। तो ये जो तीनों टर्मिनल है इसको भी हमको 3 फेज सप्लाई देना होगा। तो इसको हम 3 फेज सप्लाई देने के लिए क्या करते हैं, एक कॉन्टैक्टर और लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर और लगा दिया है। अब जो यहाँ पर जो 2 स्पीड वाला 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसके U2, V2 और W2 यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 टर्मिनल है। इसको सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर और लगा दिया है। अब देखिए जो यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर और लगा दिया है इसको हम क्या करेंगे, इस वाले टर्मिनल को यहाँ से इसको हम सप्लाई देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो आपका 3 पॉइंट यहाँ पर निकलेगा इसको हम ओवरलोड रिले के बाद से, यानी कि ओवरलोड रिले के पहले नहीं लगाएंगे, नहीं तो ओवरलोड रिले जो होगा काम नहीं करेगा। तो ओवरलोड रिले के पहले हम क्या करते हैं, सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट मतलब जो ये वाला पॉइंट है आपका इसको हम कनेक्ट कर देते हैं L1 से, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देते हैं L2 से, और जो ये वाला पॉइंट है इसको कनेक्ट कर देते हैं हम L3 से। तो यहाँ पर हमने इसको L3 से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि जो ये L1 है इसको हम कर देंगे U2 से, L1 को कर देंगे हम U2 से। देखिए यहाँ पर देखिए आप ऐसे L1 को कनेक्ट कर दिए हम U2 से, और यहाँ पर ये L2 है इसको हम कनेक्ट कर देंगे V2 से, और यहाँ पर L3 है इसको हम कनेक्ट कर देंगे W2 से। तो इस प्रकार से हमारा पावर वायरिंग डायग्राम जो है 2 स्पीड कंट्रोल 3 फेज इंडक्शन मोटर का 2 स्पीड कंट्रोल का जो पावर वायरिंग डायग्राम है इस प्रकार से बनेगा। एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 स्पीड वाला 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 2 स्पीड वाला 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसको हमको पावर वायरिंग डायग्राम बनाना है तो इसको हमको सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। तो हम डायरेक्ट इसको सप्लाई से नहीं कनेक्ट किए हैं, इसके बीच में एक OLR लगाए हैं। ये आपका है OLR, ओवरलोड रिले लगा है ताकि मोटर को ओवर करंट से प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर जब OLR लगा दिए एक कॉन्टैक्टर से, तो ये हमारा हो गया हाई स्पीड के लिए। अब हमको लो स्पीड के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो मोटर के दूसरे साइड पर 3 टर्मिनल मिल जाते हैं U2, V2, W2। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कैसे इसको हम 2 स्पीड मतलब एक हाई स्पीड और लो स्पीड पर ऑपरेट कराते हैं। इसके जो दूसरी तरफ जो वाइंडिंग होता है मतलब U2, V2, W2, इसको क्या करते हैं, इसको भी हम एक कॉन्टैक्टर लगाकर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो इधर से ये वाला कॉन्टैक्टर क्या हो गया, हाई स्पीड के लिए हो गया, और ये वाला जो कॉन्टैक्टर हो गया ये आपका लो स्पीड के लिए हो गया। तो इस प्रकार से इसका पावर वायरिंग डायग्राम बनता है। अब बाकी अगर हम इस मोटर की बॉडी को अर्थ करना चाहिए, जैसे यहाँ पर हम इसको अर्थिंग करना चाहिए। अगर इसको हम अर्थ करना चाहिए ताकि अगर जैसे मोटर में किसी कारण से मोटर में पावर सप्लाई आ जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम यहाँ पर इसकी अर्थिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वायर लगा के ऐसे इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर मोटर को बॉडी को हम यहाँ से अर्थिंग कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में डायग्राम बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर डायग्राम आपको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप लोग वहाँ से देख के बना लीजिए। बाकी इसमें समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए पावर वायरिंग डायग्राम तो हमने बना लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 कॉन्टैक्टर लगाया है, यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर ये है, एक कॉन्टैक्टर ये। अब इन दोनों कॉन्टैक्टर को हमको ऑन ऑफ करना होगा, मतलब कि चालू या बंद करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसी के अनुसार आपका पावर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनेगा। इन्हीं कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पुश बटन लगाते हैं, वो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम में देखेंगे। तो जो हमने पावर वायरिंग डायग्राम में 2 कॉन्टैक्टर लगाया था, उन्हीं को ऑन ऑफ करने के लिए, चालू बंद करने के लिए हम कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं। तो कंट्रोल वायरिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 कॉन्टैक्टर का सिंबल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक हाई स्पीड के लिए बना लेते हैं, मतलब एक कॉन्टैक्टर होगा वो हाई स्पीड के लिए होगा, और एक कॉन्टैक्टर होगा आपका लो स्पीड के लिए, ठीक है। और ये कॉन्टैक्टर के दोनों कॉइल टर्मिनल है, ये है आपका A1 और ये है आपका A2, और इसमें भी आपका A1 है और इसमें क्या है आपका A2 है। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉन्टैक्टर हमने बना लिया है। तो दोनों कॉन्टैक्टर को अगर हमको ऑपरेट करना हो, कहने का मतलब जो आपका हाई स्पीड के लिए कॉन्टैक्टर है और जो लो स्पीड के लिए कॉन्टैक्टर है, इनको अगर ऑपरेट करना हो तो इसके लिए हमको एक फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जो न्यूट्रल सप्लाई होगा इसके हम A2 पॉइंट को न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो A2 वाला सप्लाई है इसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने न्यूट्रल लगा दिया।
अब देखिए हमने इसको जो दोनों कंडक्टर है इसको मतलब ऑपरेट करने के लिए फेज मतलब कि फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी। तो फेज को हमने फेज तो भी नहीं लगाया है, लेकिन न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है इसको कंडक्टर के A2 वाले पॉइंट से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक मान लीजिए ये फेज लिया है, कोई भी फेज RYB में से मान लीजिए ये L1 है। यहाँ पर हमने फेज एक ले लिया L1 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक MCB लगाएंगे। मोटर की सुरक्षा के लिए हम MCB लगाते हैं। MCB के बाद हम क्या करेंगे, MCB के बाद जो वहाँ पर हमने पावर वाइंडिंग डायग्राम में आपने देखा था OLR लगाया था, हमने ओवरलोड ये लगाया था। जो यहाँ पर भी हमें एक OLR लगाएंगे इसके NC पॉइंट पर, ठीक है। इसके हम NC पॉइंट पर एक ओवरलोड रिले लगा दिए हैं। इसके बाद हम लगाएंगे एक स्टॉप पुश बटन। NC पॉइंट पर क्या लगाएंगे, एक स्टॉप पुश बटन लगाएंगे। ये आपका है स्टॉप पुश बटन। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट पुश बटन लगाएंगे, जिससे कि हमको मोटर को ऑन मतलब कि चालू या बंद करना होगा। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये वाला जो स्टार्ट पुश बटन है आपका, ये वाला जो स्टार्ट पुश बटन है, ये हाई स्पीड जो कॉन्टैक्टर है, इसको हाई स्पीड वाले कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए है। अब इसके बाद हम इस यहाँ पर इसके लिए भी मतलब ये जो लो स्पीड वाला कॉन्टैक्टर है, इसको भी ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्टार्ट पुश बटन ही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम एक स्टार्ट पुश बटन और लगा देते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टार्ट पुश बटन और लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट पुश बटन लगाने के बाद इसके बाद हमको इंटरलॉकिंग करना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग क्यों करना पड़ेगा, ताकि एक समय में दोनों कॉन्टैक्टर ऑन ना हो। इसको आपको पता होगा, एक समय में दोनों कॉन्टैक्टर ऑन ना हो, इसके लिए हम इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया करते हैं। इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं अब वो देख लेते हैं। इंटरलॉकिंग के लिए देखिए हम करते क्या है, यहाँ पर अब हम इंटरलॉकिंग करते हैं। इंटरलॉकिंग के लिए जो आपका लो स्पीड वाला है, इसका हम NC पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका NC पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, लो स्पीड का NC पॉइंट है। NC पॉइंट लेकर हम इसको यहाँ से सप्लाई मोटर के टर्मिनल से जो है कनेक्ट कर देंगे, इसके कॉइल टर्मिनल से। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंटरलॉकिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम एक NC पॉइंट लेंगे, किस पर, हाई स्पीड वाला जो कॉन्टैक्टर है, इसका हम NC कॉन्टैक्ट देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर इसके NC कॉन्टैक्ट ले लिया। यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो गया है। इंटरलॉकिंग करने से होता क्या है, जैसे एक समय में आपका एक ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा, दूसरा नहीं ऑन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो स्टार्ट पुश बटन, इसको कनेक्ट करना है। तो इसको हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे, यहाँ का जो स्टॉप पुश बटन का आउट गोइंग टर्मिनल है, इसके आउट गोइंग टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके हमने यहाँ पर डायग्राम सही से नहीं बन पा रहा है, इसको हम भेज देंगे इसको क्लियर डायग्राम टेलीग्राम पर। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कौन सा NC किसका है। तो ये वाला जो NC है, ये हाई स्पीड कॉन्टैक्टर का है, और ये इसका जो NC है, ये लो स्पीड कॉन्टैक्टर का है। अब देखिए यहाँ पर हमने इंटरलॉकिंग कर दिया। इसके बाद देखिए, जैसे ही हम ये वाला स्टार्ट पुश बटन को ऑन करेंगे, पुश करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये हाई स्पीड वाला कॉन्टैक्टर जो होगा वो आपका ऑपरेट करने लगेगा, मतलब ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस जो स्टार्ट पुश बटन इसको हम छोड़ देंगे, तो ये जो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम होल्डिंग करते हैं। तो होल्डिंग करने के लिए हम जो हाई स्पीड वाला कॉन्टैक्टर है, इसका NO कॉन्टैक्ट लेंगे। तो इसको देखिए, यहाँ पर हम इसका होल्डिंग करने के लिए इसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं, NO कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हमने NO कॉन्टैक्ट लिया है किसका, हाई स्पीड वाले कॉन्टैक्टर का, हाई स्पीड। इसके बाद क्या करते हैं, इसका भी क्या करेंगे, होल्डिंग करेंगे, क्योंकि अगर इसको भी प्रेस करेंगे तो लो स्पीड वाला कॉन्टैक्टर ऑन तो हो जाएगा, लेकिन जैसे इसको हम छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये हमेशा ऑन रहे, इसके लिए हम इसकी भी होल्डिंग करेंगे। होल्डिंग करने के लिए जो लो स्पीड वाला कॉन्टैक्टर है, इसके हम NO पॉइंट लेंगे। इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे, NO पॉइंट। यहाँ पर इसकी हम होल्डिंग कर दिए हैं। तो होल्डिंग कर दिए हैं, तो ये क्या है, लो स्पीड का NO पॉइंट, ठीक है। देखिए होल्डिंग अगर आपको नहीं समझ में आता फिर बता देते हैं। देखिए होल्डिंग इस प्रकार से, जैसे देखिए, जैसे इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे तो ये हाई स्पीड का कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो जब ये ऑन हो जाएगा, तो जो हाई स्पीड का कॉन्टैक्टर जो NO है, वो NC हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका तो हम NO ही लिए है ना, ये NO है, जैसे ये ऑन हो जाएगा, ये NC हो जाएगा, मतलब ये दोनों टच हो जाएंगे। तो टच हो जाएंगे, तो इसको छोड़ने पर भी क्या होगा, सप्लाई इधर से लेके ऐसे लेके इधर से आता रहेगा, तो आपका हाई स्पीड वाला कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन रहेगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी है। अब देखिए इसमें क्या किए हैं, लो स्पीड वाले कॉन्टैक्टर का NO लिए हैं। जैसे एक बार इसको हम प्रेस करेंगे, तो जो इसका NO लिए हैं, ये NC हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। तो जब इसको आप ऐसे छोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से जो सप्लाई ऐसे आ रही है, तो ये यहाँ से सप्लाई आने लगेगा। और जो इंटरलॉकिंग इस प्रकार से होगा। देखिए जैसे अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि इसको हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला इसको प्रेस कर देंगे, तो मोटर में क्या हो जाए, प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे इसको प्रेस करेंगे, तो ये ऑन तो हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे NC है ना, यहाँ पर देखिए इसका जो ये NC है,
जो ये एनसी है यहाँ पर ये एनो हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा। जैसे अगर आप ये वाला प्रेस किए हैं, ये ऑन हो जाएगा, तो इसके बाद आप इसको चाहे इतना प्रेस करें, ये वाला ऑन नहीं होगा जब तक आप ये वाला ऑफ नहीं करेंगे। तो इंटरलॉकिंग का मतलब यही होता है कि एक समय में केवल एक ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा, चाहे आप अगर इसको ऑन किए हैं और इसको भी प्रेस कर रहे हैं, इस वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं, तो भी ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनसी है ये एनो हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो ये एनो हो जाएगा, और जब ये ऑन होगा तो इसका जो ये एनसी है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका एनसी ये एनो हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्किट जब ओपन हो जाता है तो कॉन्टैक्टर जो होगा ऑन नहीं होगा, मतलब एक समय पर केवल एक ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, इसका क्लियर डायग्राम टेलीग्राम पर भेज देंगे। अब हमको ये डिसाइड करना है कि लो स्पीड पर चलाना है कि हाई स्पीड पर। तो अगर हम पहले अगर हम हाई स्पीड पर रन करते हैं तो इसके लिए हम ये वाला पुश बटन, ये यहाँ पर जो पुश बटन है इसको प्रेस करते हैं, इस पर आपका मोटर क्या होता है, हाई स्पीड पर रन करेगा। अब जैसे मोटर को हमको लो स्पीड पर चलाना है तो ये वाला पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो आपका मोटर जो है लो स्पीड पर रन करेगा। और बाकी हम इसका इंटरलॉकिंग किए हैं, तो जैसे अगर लो स्पीड पर हम, ठीक है, लो स्पीड पर ऑपरेट किए हैं, तो इस समय हम चाहे जितना ये वाला बटन दबाएं, लो आपका हाई स्पीड पर ऑन नहीं होगा, क्योंकि लो स्पीड पर पहले ही ऑन है और हम इंटरलॉकिंग कर चुके हैं। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी